मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलते हैं आज के नए लेक्चर की ओर, जहां पर मैं आपको सबसे पहले पीछे छूटा हुआ कुछ फैक्ट बताऊंगा। कल मैंने विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में एक ट्रिक बताया था, जहां पे मैंने एम का मतलब माइक्रोवेव लिखना भूल गया था। सबसे पहले मैं वो ट्रिक को बताऊंगा, उसके बाद मैं फिजिक्स के आगे टॉपिक को पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं, पहले उस ट्रिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये रहा विद्युत चुम्बकीय तरंग का ट्रिक, जिसमें मैंने बताया था विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कुल संख्या 7 होती है, जिसको मैंने इन सातों किरणों को ट्रिक के माध्यम से कल बतलाने का प्रयास किया था। लेकिन क्या था कि उसमें मैंने माइक्रोवेव को लिखना भूल गया था, इसलिए आप लोग माइक्रोवेव को उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें बताया था GHUVIM रेडियो, G फॉर गामा रेज, X फॉर एक्स रेज, U फॉर अल्ट्रा वायोलेट रेज हो गया, V फॉर विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। I फॉर इंफ्रारेड वेव हो गया, अवरक्त तरंगे या उष्मीय तरंगे हो गया। इंफ्रारेड को ही हम उष्मीय तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा। M फॉर माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगे, रेडियो फॉर रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक को आप फिर से सुधार कर लीजिएगा, उसमें मिस्टेक से मैंने माइक्रोवेव को लिखना भूल गया था। चलते हैं आज के नए टॉपिक की ओर, जहां पर मैं आपको फिजिक्स के नए नए टॉपिक के बारे में आज बताऊंगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये रहा प्रकाश से संबंधित कुछ तथ्य। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। सबसे पहले मैंने कल लेक्चर सेकेंड में बताया था कि प्रकाश कभी तरंग की भांति व्यवहार करती है तो प्रकाश कभी कण के भांति व्यवहार करती है। तो ये बात किसने कहा था कि प्रकाश कण के भांति व्यवहार करती है, प्रकाश तरंग के भांति व्यवहार करती है? तो इसी के बारे में मैंने कुछ फैक्ट यहाँ पे लिख रखा है, जिसका मैं अभी बतलाऊंगा। ठीक है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, यानी प्रकाश कणों के बना होता है, प्रकाश एक प्रकार का कण के रूप में भी व्यवहार करते हैं। तो इससे संबंधित प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है वह सबसे पहले किसने दिया था? तो न्यूटन साहब ने दिया था, जिसके अनुसार क्या है कि प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का बना होता है और सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने। ये पूरा नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस बात को याद रखिएगा कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। ठीक है, दूसरा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, यानी प्रकाश तरंग के भांति व्यवहार करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत सर्वप्रथम हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तीसरा है प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत सर्वप्रथम ग्रोमाल्डी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत सर्वप्रथम ग्रोमाल्डी नामक वैज्ञानिक ने दिया था, लेकिन प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत ग्रोमाल्डी ने और प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। इसमें से प्रकाश का व्यतिकरण हो गया, प्रकाश का विवर्तन हो गया, तरंग सिद्धांत और कणिका सिद्धांत, ये सब आपका आगे की क्लास का टॉपिक है, लेकिन ये सब फैक्ट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस फैक्ट को बतला दिया है। ठीक है, तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत किन्होंने दिया था? न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत ग्रोमाल्डी ने, और प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किन्होंने दिया था? थॉमस यंग ने। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा प्रकाश से संबंधित अगला फैक्ट। आइंस्टीन साहब ने सर्वप्रथम प्रकाश को फोटोन कहा था। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रकाश को फोटोन सबसे पहले किसने कहा था? तो प्रकाश को फोटोन सर्वप्रथम आइंस्टीन ने कहा था, और आइंस्टीन साहब ने ही प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश जिन छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों या ऊर्जा पैकेटों में संचरित होता है उसे फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश को फोटोन किसने कहा था? तो प्रकाश को फोटोन सर्वप्रथम आइंस्टीन साहब ने किया था, और उन्होंने ही प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन साहब के अनुसार प्रकाश का जो संचरण होता है, प्रकाश का जो गमन होता है, वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, और फोटोन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उसको याद रखिएगा। फोटोन की खोज किन्होंने किया था? आइंस्टीन साहब ने किया था। फोटोन एक आवेशहीन व द्रव्यमानहीन कण है। देखिए, आवेश दो प्रकार के होता है, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है।
लेकिन क्या होता है कि फोटोन पे ना तो धनात्मक आवेश पाया जाता है और ना ही ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि फोटोन एक प्रकार का आवेशहीन, हीन मतलब होता है कि आवेश नहीं है, ठीक है, हीन मतलब नहीं का इसमें अर्थ आता है, ठीक है। तो आवेशहीन मतलब फोटोन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता है। और अगला है द्रव्यमानहीन कण है, यानी फोटोन एक आवेशहीन और द्रव्यमानहीन कण है, यानी फोटोन में ना तो आवेश पाया जाता है और ना ही द्रव्यमान पाया जाता है, बिल्कुल हल्का होता है फोटोन, उसमें थोड़ा सा भी द्रव्यमान या भार नहीं पाया जाता। आपका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा किलोग्राम में जिसको आप नापते होंगे, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा कण है फोटोन जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, कोई भार नहीं होता, बिल्कुल यह द्रव्यमानहीन कण है, ठीक है। तो फोटोन एक आवेशहीन व द्रव्यमानहीन कण है जो प्रकाशीय ऊर्जा के वाहक के तौर पर काम करता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जा सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जा सकते हैं कि प्रकाशीय ऊर्जा के वाहक के रूप में काम करता है, तो क्या फोटोन प्रकाशीय ऊर्जा के वाहक के रूप में काम करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा प्रकाश से संबंधित 5वां फैक्ट, जिसमें बताया गया कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में करीब 8 मिनट 24 सेकेंड या लगभग कुल 500 सेकेंड का समय लगता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 24 सेकेंड, यदि पूर्णतः हम सेकेंड में बात किया जाए तो 8 मिनट बराबर हो जाएगा, 8 मिनट बराबर हो जाएगा कितना, 8 छके 48, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 8 मिनट में कितना 438 सेकेंड हो जाएगा, और ये रहा 24 सेकेंड, कितना हो जाएगा टोटल 504 सेकेंड, 504 सेकेंड जो लगभग कितना का है, बराबर है 500 सेकेंड के बराबर है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में करीब 8 मिनट और 24 सेकेंड का समय लगता है, जिसको हम लगभग कुल 500 सेकेंड मानकर चलते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में ये बात पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रकाशीय ऊर्जा यानी जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं वह हुआ प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है। वह उष्मीय विकिरण या उष्मीय ऊर्जा जिसके माध्यम से हमें गर्माहट की महसूस होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर को गर्मी मिलती है, वो उसे क्या बोलते हैं, तो उष्मीय विकिरण के माध्यम से हमें शरीर को गर्मी मिलती है, जिसे हम उष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। तो प्रकाशीय ऊर्जा व उष्मीय विकिरण या उष्मीय ऊर्जा का सबसे बड़ा व सबसे पुराना स्रोत सूर्य है। यानी हमें जो प्रकाशीय ऊर्जा प्राप्त होते हैं यानी प्रकाश प्राप्त होते हैं और जो हमें गर्माहट प्राप्त होती है, उनका सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है, हमें गर्मी, जो हम लोग गर्मी लगता है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही इंफ्रारेड नामक एक वेव पाया जाता है जो अदृश्य रहता है, लेकिन वह हमारे शरीर पे प्रभावशील रहता है, जिस कारण हमारे शरीर को गर्मी लगता है, ठीक है। तो प्रकाशीय ऊर्जा व उष्मीय विकिरण जिसे इंफ्रारेड वेव भी कहते हैं, ठीक है, रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं। तो प्रकाशीय ऊर्जा व उष्मीय विकिरण का सबसे बड़ा व सबसे पुराना स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अब आगे मैं आपको टॉपिक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये रहा हमारा अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक का नाम है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत कहने का मतलब है कि प्रकाश की प्राप्ति हमें किन किन जगहों से होती है, ठीक है, किन किन वस्तुओं से होती है। तो जिन जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है 2 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन पूछने ये उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बतला दे रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो वो आपसे बने, ठीक है। इसी दृष्टिकोण से मैंने इस टॉपिक को बतलाया, ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत, तो जिन जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहने का मतलब है कि जिनके निर्माण में मानव का भूमिका बिल्कुल शून्य है, यानी जिनका निर्माण मानव खुद नहीं किया है बल्कि वह पहले से ही मौजूद है हमारे प्रकृति में, ठीक है, बहुत अरसों से, बहुत लंबे समय से, ठीक है, वो हमारे प्रकृति में मौजूद है। जैसे सूर्य और सभी तारे, ये इनका निर्माण मानव ने नहीं किया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, इस बात को ख्याल रखिएगा कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, ठीक है। सूर्य और सभी तारे
प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। और दूसरा हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित मतलब जिसका निर्माण मानव ने स्वयं किया है, ठीक है। जैसे बिजली का बल्ब का निर्माण मानव ने स्वयं किया है, इसलिए बिजली का बल्ब क्या हो गया, एक प्रकार का मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस बॉडी और अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनियस बॉडी, ठीक है। तो इस स्लाइड में मैं प्रदीप्त वस्तुओं और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में चर्चा करूंगा। तो वे सभी वस्तुएं आपके आसपास, आपके वातावरण में, पूरी प्रकृति में वैसे सभी वस्तुओं को आप खोज सकते हैं जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो ये सभी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। तो इसका परिभाषा रहा, वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो इसका परिभाषा रहा, वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। तारे हो गया, वो भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। जलता हुआ बल्ब भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ लैंप हो गया, ये सभी क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत ही एक आता है जैव प्रकाश स्रोत। प्रदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत ही आता है जैव प्रकाश स्रोत, जिसे बायोलुमिनिसेंट सोर्स जिसे कहा जाता है, ठीक है, जैव प्रकाश स्रोत। तो ऐसे जीव जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे जैव प्रकाश स्रोत कहा जाता है, जैव प्रकाश स्रोत का। जैसे जुगनू हो गया, जुगनू को जैव प्रकाश स्रोत माना जाता है। जुगनू को क्या माना जाता है, जैव प्रकाश स्रोत माना जाता है। जुगनू एक ऐसा जीव है जिसमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता होती है। आप लोग इसे ग्रामीण शब्दों में, गांव के बोलचाल के भाषा में भगजोगनी के नाम से जानते होंगे, ठीक है। इसका मूल नाम क्या है, जुगनू, फायर फ्लाई, ठीक है। और फायर फ्लाई क्यों चमकता है, आप लोग के दिमाग में ये चीज़ चलता होगा कि फायर फ्लाई में क्या ऐसा चीज़ पाया जाता है जो उसमें क्या है, जो उसमें प्रकाश उत्सर्जित करवाता है, ठीक है। तो फायर फ्लाई में यानी जुगनू में ल्यूसीफेरिन, इसको आप लिख लीजिएगा। ल्यूसीफेरिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो हमारे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करके क्या, जुगनू को प्रकाशित करता है, ठीक है। तो जुगनू में प्रकाश होने का क्या कारण है, ल्यूसीफेरिन नामक तत्व है जो ऑक्सीजन से मिल करके जुगनू को क्या करता है, प्रकाशित करता है, जुगनू को प्रकाश देता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग नोट्स कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर जहां मैं आपको अप्रदीप्त वस्तु के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अप्रदीप्त वस्तु के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपके आसपास में टेबल रखा होगा, कुर्सी रखा होगा, किताब रखे होंगे, ये सभी क्या है, और अप्रदीप्त वस्तुएं हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से ही हमें दिखता है, ठीक है। सभी अदीप्त वस्तुएं दीप्त वस्तुओं के परावर्तित प्रकाश से ही हमें दिखता है। दीप्त वस्तुएं जिसे प्रदीप्त वस्तुएं भी कहा जाता है, ठीक है। सभी अदीप्त वस्तुएं मतलब जैसे कुर्सी, टेबल, किताब जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो सभी अदीप्त वस्तुएं दीप्त वस्तुओं के परावर्तित प्रकाश से ही हमें दिखता है। दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुओं के परावर्तित प्रकाश से ही हमें दिखता है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी अदीप्त वस्तु है, जैसे कोई पुस्तक हमें क्यों दिखता है, तो सबसे पहले जो भी दीप्त वस्तुएं होते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं, उसका प्रकाश उस पुस्तक पे पड़ता है और उस पुस्तक से वह प्रकाश परावर्तित होता है, टकराकर लौट जाता है और लौट करके हमारे आंखों तक पड़ता है और वह प्रकाश हमारे आंख के रेटिना पर पड़ता है, जहां पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और फिर उस उल्टा प्रतिबिंब को हमारा दिमाग सीधा करता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये बहुत ही माइक्रोसेकंड के अंतर्गत ही ये सभी क्रियाएं होती है, इसलिए हमें इस सभी चीज़ों का अनुभव नहीं होता, ठीक है। तो सभी अदीप्त वस्तुएं दीप्त वस्तुओं के परावर्तित प्रकाश से ही हमें दिखता है, ठीक है।
और एक फैक्ट को याद रखिएगा, चंद्रमा भी एक प्रकार का क्या है, अदीप्त वस्तु है। चंद्रमा भी एक प्रकार का अदीप्त वस्तु है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे सूर्य है, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। जब सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तब चंद्रमा क्या करता है कि सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आपतित होता है उसका वह क्या करता है, परावर्तन कर देता है, यानी चंद्रमा से टकराकर वह प्रकाश लौटता है और लौट करके वहां से वह हमारे आंखों तक पहुंचता है और तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि चंद्रमा में कोई अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से हमें दिखता है, ठीक है। तो चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में, चंद्रमा का प्रकाश को क्या कहते हैं, चांदनी कहते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। और ये चीज भी याद रखिएगा, चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम पारदर्शी पदार्थ की बात करेंगे, ठीक है। तो वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आपके आसपास बहुत ऐसे सारे पदार्थ होंगे जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाते होंगे, तो वे सभी पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तो पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। जैसे हो गया कांच, एग्जाम्पल के हम कह सकते हैं कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सभी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है जिनसे होकर प्रकाश का गमन बहुत ही सरलतापूर्वक, बहुत ही आसानी पूर्वक आर पार हो जाती है, ठीक है। तो चलते हैं अगला स्लाइड की ओर। इससे पहले मैंने पारदर्शी पदार्थ के बारे में चर्चा किया था, अब मैं अपारदर्शी पदार्थ के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश तनिक भी आर पार नहीं कर पाती उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ में क्या होता था कि प्रकाश पदार्थ के आर पार चला जाता था, लेकिन अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, प्रकाश पदार्थ के आर पार जाने के बजाय पदार्थ से टकराकर लौट जाता है, ठीक है। तो वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश तनिक भी आर पार नहीं कर पाती उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, पत्थर पे प्रकाश पड़ेगा तो पत्थर से प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा, बल्कि पत्थर से टकरा करके प्रकाश लौट जाएगा। उसी प्रकार दीवार पर यदि हम टॉर्च को बारते हैं तो वह टॉर्च की रोशनी दीवार के आर पार नहीं जाएगी, बल्कि दीवार से टकराकर पुनः लौट जाएगी, ठीक है। लकड़ी, लोहा, इसी प्रकार लकड़ी, लोहा, ये सभी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम पारभासी पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट बॉडी। तो ये सभी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की कुछ ही किरणें आर पार कर पाती है या आर पार कर जाती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। देखिए, पारभासी और पारदर्शी पदार्थ में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, तो पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की किरणें, सभी किरणें आर पार चली जाती है, लेकिन पारभासी पदार्थ में प्रकाश की कुछ ही किरणें आर पार जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, दूध हो गया, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, इन सबों में क्या होता है कि प्रकाश की थोड़ा सा ही किरणें आर पार कर जाती है, जिस कारण इसके आर पार देखने पर क्या होता है, हमें थोड़ा धुंधला सा प्रतीत होता है, ठीक है। तो वे सभी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की कुछ किरणें आर पार कर पाती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल याद रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज तक यहीं तक रहा क्लास, तो चलते हैं, जय हिंद।